नमस्ते दोस्तों। आज अपन आंतरिक अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। जो पिछले वीडियो में अपने अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल खाड़ी का अपवाह तंत्र की जो सारी नदियाँ थी वो देखी है, पढ़ी है, ठीक है। और आज अपन आंतरिक अपवाह तंत्र की सारी नदियाँ पढ़ेंगे, कौन कौन सी नदियाँ इसमें आती हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती हैं या किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती, आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। ऐसी नदियाँ जो मतलब या तो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर में या महासागर में नहीं मिलती, वो बस जैसे राजस्थान के मरुस्थल से उद्गम हो रहा है और राजस्थान के मरुस्थल में वो विलीन हो जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट नदी है अपने घग्गर नदी। फर्स्ट नदी कौन सी है? घग्गर। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से घग्गर नदी का उद्गम होता है। वहाँ से ये हनुमानगढ़ में आती है। हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील बनाती है, ठीक है। और इस पे गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्य क्या है, हनुमानगढ़ में बटनेर दुर्ग बना हुआ है, ठीक है। और हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़, अब अनूपगढ़ जिला नहीं रहा, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर में बते हुए ये अब पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? तलवाड़ा गांव, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है ये। और सभ्यता, इस पर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा सभ्यता और रंगमहल सभ्यता, ये 3 सभ्यताएं जो है घग्गर नदी पर स्थित हैं, घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। आगे देखते हैं। उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। राजस्थान प्रवेश टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से होता है और हनुमानगढ़ जिले से होता है। किनारे कौन सी? कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल सभ्यता इसके किनारे स्थित हैं। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली या नट कहते हैं। क्या हनुमानगढ़ में जो घग्गर नदी के प्रवाह क्या बोलते हैं? नाली या नट, या बग्गी या काठी भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए। पाकिस्तान में इसके प्रवाह को हकरा, पाकिस्तान में जो घग्गर नदी के प्रवाह क्या बोलते हैं? हकरा कहते हैं। उपनाम क्या क्या है इसके? सरस्वती नदी, मृत नदी, पूर्व का शोक नदी, द्वेषवती नदी, शोतर नदी। किसके उपनाम है? घग्गर नदी के उपनाम है। सरस्वती नदी, मृत नदी, पूर्व का शोक नदी, द्वेषवती, शोतर नदी। ये किसके हैं? आंतरिक अपवाह तंत्र की घग्गर नदी है, फर्स्ट उसका उपनाम है, ठीक है। राज्य की एकमात्र नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजस्थान की जो एकमात्र नदी है घग्गर नदी, उसका क्या है? ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। यह अंतर्राष्ट्रीय नदी है, मतलब राज्य में, मतलब इंडिया में बहती है और पाकिस्तान में बह रही है, इनकी अंतर्राज्यीय नदी है। भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओटू झील और बनावली सभ्यता का विकास हुआ। जो घग्गर नदी के किनारे हरियाणा में तो ओटू झील बनी हुई है और बनावली सभ्यता का विकास हुआ है हरियाणा में। दूसरी नदी अपनी कांतली नदी, जो आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। उद्गम होता है इसका खंडेला की पहाड़ियाँ, रेवासा शिखर से इसका उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ियाँ से कांतली नदी का उद्गम होता है। ये नीम का थाना और झुंझुनू बते हुए कहाँ झुंझुनू में जाके विलीन हो जाती है। नीम का थाना सीकर में आता है, ये जिला नहीं रहा, तो गणेश्वर सभ्यता और सोनार सभ्यता स्थित है इस पे सीकर जिले में, ठीक है। और झुंझुनू में जाके विलीन हो जाती है। और जो गणेश्वर सभ्यता और सोनार सभ्यता है उसको ताम्रज नदी के किनारे स्थित है। इस पर ताम्रज नदी भी है। यहाँ नीम का थाना नहीं है, अभी इसको काट दीजिएगा। आगे देखते हैं। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को सीकर में तोरावाटी कहते हैं। सीकर में क्या बोलते हैं? तोरावाटी कहते हैं इसको, कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को। यह राजस्थान की
पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। जो राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर ये सबसे लंबी नदी है आंतरिक अपवाह तंत्र की। ठीक है, राजस्थान में बहती है और राजस्थान में ही विलीन हो जाती है। नेक्स्ट नदी है काकनी नदी। काकनी या काकने या मसूरदी, इसके उपनाम है काकनी और काकने या मसूरदी इसको बोलते हैं। इसका डायग्राम देख लो। यह राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। जो काकनी नदी है वो सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? कोठारी पहाड़ी जैसलमेर से काकने या कातनी या मसूरदी नदी का उद्गम होता है। इसमें बुझ झील बनाती है। उद्गम के बाद जैसलमेर में बुझ झील बनाती है। बुझ झील में इसका पानी गिरता है। ठीक है, संगम मीठी खाड़ी जैसलमेर। मीठी खाड़ी जैसलमेर में जाके विलीन हो जाती है। आगे देखते हैं रूपारेल नदी। नेक्स्ट नदी है रूपारेल नदी। उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ये डीग में बहती है भरतपुर और यहाँ पे भरतपुर में मोती झील में इसका पानी गिरता है। यहाँ जाके इसका विलीन हो जाती है मोती झील में, भरतपुर की मोती झील में। इसलिए इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं, यानी कि भरतपुर की लाइफलाइन कहते हैं। ठीक है, और भरतपुर में नौर सभ्यता इसी के किनारे स्थित है और सीकरी बांध डींग में बना हुआ है। डींग और भरतपुर के मध्य सीकरी बांध बना हुआ है। मोती झील में से हरीश सेवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। जो मोती झील बनी हुई है उसमें क्या हरीश सेवाल पाए जाते हैं, उनके द्वारा क्या नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट नदी है रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का उद्गम होता है नसीराबाद की पहाड़ियाँ अजमेर से रूपारेल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, रूपारेल नदी के जो किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ स्थित है जो कहाँ है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। ये जयपुर में बहती है और सांबर जयपुर में जाके गिरती है। रूपारेल नदी सांबर में गिरती है, विलीन हो जाती है। आगे देखिए साबी नदी। साबी नदी का उद्गम हुआ सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली से साबी नदी का उद्गम होता है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, याद रखिए जोधपुरा सभ्यता किसके? साबी नदी के किनारे हैं। कोटपुतली बहरोड का विकास हुआ। जोधपुरा सभ्यता का है कोटपुतली बहरोड में साबी नदी का विकास हुआ। यह नदी कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा से बहती है। कहाँ से बहती है साबी नदी? कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा से साबी नदी बहती है। नेक्स्ट नदी है मेंथा। मेंथा का उद्गम कहाँ से होता है? मनोर थाना जयपुर से मेंथा नदी का उद्गम होता है। संगम सांबर झील में विलीन होती है। सांबर झील में जाके गिर जाती है जयपुर में। ठीक है, यह नदी जयपुर तथा डीडवाना कुचामन में बहती हुई सांबर झील में गिरती है। कहाँ पे? जयपुर में और डीडवाना कुचामन में बहते हुए कहीं सांबर में गिर जाती है। इस नदी के किनारे लूणवा के जैन मंदिर डीडवाना कुचामन में स्थित है। इस जो मेंथा नदी है उसके किनारे क्या है? लूणवा के जैन मंदिर बना हुआ है डीडवाना कुचामन में। नेक्स्ट नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से होता है। इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं या रुंडित नदी भी इसको कहते हैं। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी इसके उपनाम है। यह नदी पहले यमुना में मिलती है लेकिन अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती। पहले यह यमुना में मिलती थी लेकिन अब ये यमुना में नहीं मिलती, इसलिए इसे रुंडित सरिता कहते हैं। रुंडित सरिता कहते हैं बाणगंगा नदी को, रुंडित सरिता कहते हैं। प्रवास क्षेत्र कोटपुतली जयपुर दौसा भरतपुर में बाणगंगा नदी बहती है। कहाँ से? कोटपुतली जयपुर दौसा और भरतपुर में बाणगंगा नदी का विस्तार है, प्रवास क्षेत्र है। किस नदी का ये? एक मिनट। जो बेराट की पहाड़ियों से का उद्गम होता है किसका? बाणगंगा नदी का। ये जयपुर में बहती है, दौसा में, भरतपुर में और भरतपुर में जाके विलीन हो जाती है किसमें? अजान बांध में जाके। जब रामगढ़ बांध स्थित है इसके किनारे जयपुर में बाणगंगा नदी किनारे। नेक्स्ट नदी है खारी नदी। खारी नदी का उद्गम होता है कुचामन से
सांभर झील में गिरती है खारी नदी भी, और कोचामन और जयपुर में बहते हुए ये सांभर झील में गिर जाती है। सांभर झील में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं, एक बार उनको देख लीजिए आप। ठीक है, कुचामन से तो आती है खारी, खंडेला से आती है खंडेला नदी, और मनोर थाना जयपुर से आती है मेंथा या मेंढा नदी, और नसीराबाद की पहाड़ियों से आती है रूपनगढ़ नदी। ये कहाँ गिरती है, सांभर झील में आके गिरती है। कौन चारों नदियाँ सांभर झील में आके गिरती है, कौन सी नदियाँ, खारी, खंडेला, मेंथा और रूपनगढ़, 4 नदियाँ हैं जो सांभर झील में गिरती हैं। नेक्स्ट नदी है कुक्कड़ नदी, उद्गम भरतपुर से होता है। ठीक है, और अब इनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पॉइंट है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके, कुल जल ग्रहण, एक क्षेत्र में पानी की मात्रा, मतलब कुल जल ग्रहण का मतलब होता है एक क्षेत्र में पानी की मात्रा। कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र, एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जो जल होता है उसका जो कितना जल आ रहा है, प्रवाह क्षेत्र कितना विस्तारित क्षेत्र में फैला हुआ है। तो बंगाली खाड़ी का जो कुल जलग्रहण क्षेत्र है वो 53.13% है, और कुल जल प्रवाह क्षेत्र है 24 या 23% है। अरब सागर का जो अपवाह तंत्र है उसका है 35.11% कुल जलग्रहण क्षेत्र है, और कुल प्रवाह क्षेत्र 16 या 17% है। आंतरिक अपवाह तंत्र का कुल जलग्रहण क्षेत्र है 11.76, और कुल जल प्रवाह क्षेत्र है 60%। आगे देखते हैं, कुल प्रवाह क्षेत्र और जलग्रहण क्षेत्र। चंबल नदी का जो कुल प्रवाह क्षेत्र है 20.9%, और बनास, पहले कुल प्रवाह क्षेत्र देख लेते हैं एक बार। चंबल का है 20.9%, लूनी नदी का 10.4%, माय नदी का है 4.8%, और साबरमती का है 1%। बनास का है 0.90%। ठीक है, और जलग्रहण क्षेत्र, बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र है 27.50%, लूनी नदी का है 20.12%, और चंबल नदी का है 17.15%, और माय नदी का है 0.0946%। ठीक है, एक बार देख लीजिए। बीकानेर संभाग केवल आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती है। जोधपुर संभाग में आंतरिक प्लस अरब सागर की नदियाँ बहती है। ठीक है, पाली संभाग में केवल अरब सागर की नदियाँ गिरती है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ बहती है। उदयपुर संभाग में अरब सागर प्लस बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ बहती है, और अजमेर संभाग में अरब सागर, बंगाल खाड़ी और आंतरिक अपवाह तंत्र की तीनों प्रकार की नदियाँ बहती है। सीकर में केवल आंतरिक प्रवाह की नदियाँ बहती है। कोटा में केवल बंगाल खाड़ी नदियाँ बहती है। भरतपुर में आंतरिक प्लस बंगाल खाड़ी की नदियाँ बहती है, और बांसवाड़ा में केवल अरब सागर की, और जयपुर में आंतरिक प्लस बंगाल खाड़ी की नदियाँ बहती हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे राजस्थान की जलवायु। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसकी जो अभी आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे आपको इसके अलावा भी बहुत सारी PDF मिल जाएगी जी के इंडिया, राजस्थान सब्जेक्ट की, सभी चीज़ की। तो आप विजिट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम पे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।